मौत एक ऐसा शब्द जिससे हर कोई डरता है और जिसको हर कोई चाहता है कि ये मुझे ना आए। और आज कल आपने देखा कि मौत के डर के मारे लोगों ने अपनी सेविंग्स, अपनी जो भी जमा पूंजी है उसको भी निवेश कर दिया कि मुझे मौत ना आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मौत को चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरा अंत हो जाए, जिसको हम सुसाइड भी कहते हैं। तो हम आज इस विषय पे ही चर्चा करेंगे और डॉक्टर साहब जो आज के हमारे गेस्ट हैं, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, जो एक साइकेट्रिस्ट हैं, वो आज इस चीज़ पे हमें बताएंगे कि ऐसे सुसाइडल थॉट्स आते क्यों हैं, इनके पीछे क्या रीजंस होते हैं और हम कैसे समझ पाएं कि हमारे जो फैमिली मेम्बर है या हमारा जो फ्रेंड है वो एक सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाला है या उसके मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं। तो इसी चर्चा पर बिना समय खराब करे हुए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत सर। सर, जैसा ये जो सुसाइड हमारा जो टॉपिक है, इस सुसाइड में हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग मौत से तो डरते हैं ही, लेकिन कहते हैं कि भाई मुझे मौत नहीं आनी चाहिए। और मतलब एक ये मौत शब्द तो थोड़ा सा भयानक है ही। तो सर, लेकिन कुछ लोग इसी परिस्थिति को या इसी मौत को लेते भी हैं कि यार ये मुझे आ जाए। जैसे WHO की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि भाई 16 से 30 साल तक के उनमें 8 लाख लोग करीब सुसाइड कर लेते हैं और जिसमें ऐसा माना जाता है कि हर 40 सेकंड में एक बंदा सुसाइड कमिट करता है। तो सर, उनके मन की स्थिति क्या हो सकती है, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम कैसे जज कर पाएँ कि ये बंदा सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाला है? तो सर, थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में समझाइए कि ये सब चीज़ें क्या हैं। नमस्कार रितेश जी। आपने जो भी जैसे जिन शब्दों का प्रयोग किया, मौत, सुसाइड जी, ये मौत ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही लोग थर्रा जाते हैं, कांप जाते हैं और डर जाते हैं जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको चाहकर अपने ऊपर लेना चाहते हैं, जैसे आपने बताया, जिसको हम अपनी भाषा में सुसाइड कहते हैं या हिंदी में आत्महत्या कहते हैं जी। अब अगर आत्महत्या को मैं एज ए साइकेट्रिस्ट अपनी निगाह से देखूं तो ये आत्महत्या जो है एक बीमारी का लक्षण है जी। क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान आत्महत्या नहीं करना चाहता, कोई भी नॉर्मल इंसान मरना नहीं चाहता। वो हर कोई अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को, अपनी दुनिया को प्यार करता है। लेकिन जब वो किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है जी, जब वो डर जाता है, जब वो विवश हो जाता है, जब उसके मन में कोई ध्येय नहीं रहता, कोई मकसद नहीं रहता और उसके अंदर ग्लानि आ जाती है, तो वो आत्महत्या कर लेता है। मतलब अपनी मौत को खुद चुन के मरने की कोशिश करता है जी। उसे सुसाइड कहते हैं जी। सबसे पहले ज़रूरी है कि ये दरअसल सुसाइड है क्या जी। लोग आत्महत्या जो कहते हैं वो होती क्यों है और किस प्रकार से होती है। शुरुआत में मैं आपको समझाता हूँ कि आत्महत्या है क्या, सुसाइड है क्या। सुसाइड जो है वो एक तरह का बिहेवियर है, व्यवहार है जी। वो व्यवहार हमारे मनोस्थिति और हमारे विचारों से पैदा होता है जी। जब ये व्यवहार और हमारी मनोस्थिति और हमारे विचार आपस में संघर्ष करने लगते हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं जी, और जब वो उसके बाद इस परिस्थितियों से गुजरते गुजरते बिल्कुल उनका आत्मबल गिर जाता है, मनोस्थिति बहुत बिगड़ जाती है, उदासीनता की तरफ चले जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं, तब वो सुसाइड को चुनते हैं जी। ठीक है, ये एक तरह का आत्मघात होगा। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि अभी कुछ दिनों पहले तक, आज से 4 साल पहले तक, सुसाइड जो है वो हमारे देश में क्राइम था। अच्छा, मतलब गैर कानूनी था। अब इसका अर्थ क्या हुआ? ये गैर कानूनी क्यों था? ये तब था जब हम मानसिक बीमारियों को समझते ही नहीं थे और ये ब्रिटिशर्स के बनाए हुए टाइम का एक लॉ था कि आत्महत्या एक क्राइम है। जब इसको और पढ़ा गया, देखा गया, समझा गया, साइकेट्रिस्ट आए, मनोवैज्ञानिक आए, उन लोगों ने इस पर रिसर्च करी, तो पाया गया कि ये जो स्थिति है आत्महत्या वाली, ये दरअसल क्राइम नहीं है, ये तो उन लोगों की मजबूरी है। और ये एक मजबूरी जो है वो उसकी उत्पत्ति मानसिक रोगों की वजह से होती है। इस वजह से अब रिसेंटली इसको क्राइम की कैटेगरी से हटा दिया गया है और क्राइम ना मान के इनको एक बीमारी के रूप में देखा गया है। तो अब मेडिकल साइंस की रिसर्च, साइकेट्रिस्ट की रिसर्च
इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, तो आखिरकार ये ऐसा होता क्यों है? क्यों खुद लोग अपनी जान ले लेते हैं? जी। आजकल के ज़माने में, इस बढ़ती हुई दुनिया में, जब बहुत सारे खुशी के साधन हैं, बहुत एंटरटेनमेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है लोगों को, घूमना फिरना, खाना पीना, लेकिन सुसाइड बढ़ता जा रहा है। पहले के ज़माने में जब लोगों के पास कुछ भी नहीं था, लोग खुश थे, सुसाइड नहीं था, लेकिन अब सुसाइड बढ़ रहा है जब सब कुछ है, पैसा भी है, खर्च करने की ताकत भी है, साधन भी हैं, लेकिन सुसाइड बढ़ रहा है ना? इसका कारण क्या है कि हमारे अंदर मानसिक रोग, मानसिक बीमारियां धीरे धीरे समाज में ज़्यादा विकराल रूप धारण कर रही हैं और इंसान अंदर से खुश नहीं है और वो सुसाइड कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये समझना भी ज़रूरी है कि देखो, सुसाइड जो है, आत्महत्या जो है, अचानक से नहीं होती। ये एक प्रोसेस है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। हमको जो पता लगता है वो पता तब लगता है जब इंसान मर जाता है, तब हम कहते हैं इसने सुसाइड कर लिया, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। सुसाइड तो एक पूरा प्रक्रिया है जो पहले से शुरुआत होती है, महीनों हफ्तों चलती है और उसके बाद धीरे 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 आदमी सुसाइड करता है। अब वो सुसाइड क्यों है? तो इसे जो पहले से चलती प्रतिक्रिया के बिहेवियर चेंज वगैरह से हम पता लगते हैं। हाँ, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये जो प्रक्रिया थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वो हमारे विचारों और हमारे मन की स्थिति से स्टार्ट हुई थी। हमारे विचार और हमारे मन में संघर्ष हुआ, उदासीनता हुई, निराशावादी हुई, हमें दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगने लगा, हमें कहीं बचने का कोई रास्ता नहीं मिला, हमें लगा कि हम हार चुके हैं, हमारे अंदर ग्लानि और डर आ गया, तो हम सुसाइड कर लेते हैं जी। और बहुत सारे पेशेंट्स इस चीज़ को, सुसाइड को, खुशी खुशी गले लगा लेते हैं। उनको मरने से पहले उतना ज़्यादा गम नहीं होता, उनको ऐसा लगता है कि सुसाइड जो है वो मेरे लिए एक एस्केप रूट है, मतलब अपने दुखों से बचने का एक साधन है जिससे मैं इस दुनिया की प्रताड़नाओं से बच सकता हूँ और अपने आप को बचा सकता हूँ, और मरने के बाद मुझे शायद ज़्यादा खुशी मिलेगी बनस्पत जीने के। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये जो उदासीनता है वो एक बीमारी का अंग है। ब्रेन वेव्स के कोर्सेज के साथ आप अपने बच्चे की कंसंट्रेशन पावर और क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सर, उदासीनता जो है ये कहीं एक फेलियर का पार्ट तो नहीं है कि जैसे मान लो कोई बच्चा है या बड़ा है, वो किसी चीज़ में फेल हो जाता है कि यार मैं लाइफ में ये नहीं कर पा रहा, और उसकी फैमिली सपोर्ट उसको नहीं मिल पाती, कि मान लीजिए कोई हस्बैंड है या कोई वाइफ है, उसका फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, उसकी अर्निंग नहीं हो पा रही, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। कुछ भी बच्चा है वो फेल हो गया, पढ़ाई मेहनत कर रहा था, लेकिन मम्मी पापा के डांटने से उनने कहा कि यार मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, तो ये कहीं उसका बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हुआ, जो फैमिली में कम्युनिकेशन गैप हुआ, या उसको कहीं भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल मतलब लगाव कहीं मिल नहीं पाया, जो डिसऑर्डर उसके हुआ, तो ये क्या उसका बिगड़ा हुआ रूप है? बिल्कुल, तभी तो ये मैं कह रहा हूँ कि एक प्रोसेस है, प्रतिक्रिया है, ये अभी पैदा नहीं हुई। हमें दिखता है कि अब इसने सुसाइड कर लिया, तो एक चीज़ जो होती है, तो मतलब सर एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूँगा कि सर जैसे मान लीजिए कोई अगर घर में है, कोई इस तरीके की अगर बात करे कि यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मरने का मन कर रहा है, कुछ इस तरीके की जो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो ये एक उसको हमें मतलब अपना रेड फ्लैग ऑन कर लेना चाहिए कि यार कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट गलत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये माना जाता है स्टडीज से कि मरने वाला इंसान जो है पहले निशानियाँ देने लगता है। अच्छा। वो कहने लगता है कि कुछ अच्छा नहीं है, वो सुस्त हो जाता है, ज़्यादा किसी से बोलता नहीं, रोने लगता है, घबराहट बहुत होने लगती है, अपने आप को एक शैल में बंद कर लेता है, दुनिया से अपने आप को अलग कर लेता है और उदासीनता में चला जाता है। जब कोई बहुत पूछता है तो छोटे शब्दों में वो कहने की कोशिश करता है, दिस इज़ क्राई फॉर हेल्प। उसको बचाने के लिए वो मदद मांगता है, अपने आप को बचाने के लिए वो मदद मांगता है कि मुझे बचाओ। वो उस रूप को कैसे एक्सप्रेस करता है, क्योंकि अभी तक तो उसके अंदर मरने का मन नहीं आया था, लेकिन हल्की हल्की फीलिंग जागरूक होने लगी थी। वो फीलिंग किस रूप में आएंगी कि मेरा मन अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। आप कहते हो चलो बैठ के टीवी देखें, सिनेमा जाए, वो कहेगा नहीं। खाना उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो कम खेल रहा है, पहले उसे खेलना बहुत पसंद था, अब उसे बात करना भी पसंद नहीं है। उसके दोस्त आते हैं, उनसे कटता है, परिवार में चिड़चिड़ा रहने लगता है, उसको नींद की कमी हो जाती है, उसे खाने में अरुचि हो जाती है, उसे पहनने में अरुचि हो जाती है। तो इन लक्षणों पे फोकस एकदम कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ गड़बड़ है। कई बार क्या होता है
कि जैसे एक बच्चा जो बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा था, सपोज उसके 80% मार्क्स आ रहे थे जी, अब अपने जेनेटिक कारण से या किसी पर्सनल कारण से हम ये देख रहे हैं, उस एज अ पेरेंट हम ये देख रहे हैं कि वो जो एक क्लास में पहले 80% थे, अब 70, अब 50, अब 40, और बच्चा धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि ये पढ़ नहीं रहा, कि बदमाशी कर रहा है, इसका पढ़ने का मन नहीं है, अब ये कटता है पढ़ाई से। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अमूमन तौर पे हमेशा ये होता है कि उसके अंदर कोई हीन या ग्रस्त भावना आ जाती है और वो डिप्रेशन की तरफ चलता चला जाता है, और डिप्रेशन में जाते जाते उसके पढ़ने की क्षमता कम हो जाती है, उसका कंसंट्रेशन, ध्यान कम हो जाता है, फिर वो चीज़ उसकी मेमोरी में नहीं आती, फिर उसका ब्रेन और स्लो हो जाता है। जब ब्रेन और स्लो हो जाता है तो वो पढ़ ही नहीं पाता, वो पढ़ता है लेकिन समझ नहीं पाता है, और अगर समझ भी लिया तो उसको याद नहीं कर पाता, और याद भी कर लिया तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिप्रेशन के कारण ब्रेन स्लो हो गया। मतलब रूट कॉज हो गया सिर्फ सुसाइड का डिप्रेशन। रूट कॉज हो गया सुसाइड का डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में क्या, कुछ लोग तो कैसे करते हैं कि प्लानिंग करते हैं जी, कि जैसे मैंने प्लानिंग करी, ये प्लान सुसाइड हुआ। प्लान सुसाइड में लोग क्या करते हैं, मैं आज से मैंने सोचने लग गया कि मैं तीसरे दिन ऐसे ऐसे सुसाइड करूँगा, जब घर से सारे लोग चले जाएंगे या सो गए होंगे तो मैं बाज़ार से लाके एक कोई चीज़ लाके रख लूँगा खरीद के, कीड़े मारने की दवा, कि जब मैं अकेला होऊंगा, जब कोई नहीं होगा, मैं चुपचाप से पी लूँगा और मर जाऊँगा। प्लानिंग कर ली। इस तरह के लोग बहुत डेंजरस होते हैं। इस तरह के लोग बहुत डेंजरस होते हैं। वो पूरा मन बना चुके होते हैं कि मुझे मरना ही है। तो इसके पीछे सर जो कारण है, कहीं ना कहीं फैमिली में जो मतलब आपस में बातचीत नहीं है, फैमिली में कंपेटेबिलिटी नहीं है, लोग बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। मतलब बीवी हस्बैंड को नहीं समझ पा रही, हस्बैंड वाइफ को नहीं समझ पा रहा, बच्चे नहीं समझ पा रहे। तो अगर हम फैमिली में इस तरीके के माहौल है तो वो लोग ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं शायद। जो देखिए, ये एक तरह का सुसाइड होता है जिसमें क्या होता है, लोग, अब सुसाइड की अगर हम कैटेगरी देखें तो कई तरह की कैटेगरी होती है। ये साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, जैसे एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड क्या होता है, जब लोग आइसोलेशन में चले आते हैं। आइसोलेशन में मतलब स्ट्रेस की वजह से कम बोलने लगते हैं, डिप्रेशन होने लगता है, तो उसको एनोमिक सुसाइड कहते हैं। अब आप कह सकते हो एक तरह का सुसाइड होता है ईगोइस्टिक सुसाइड। उसमें क्या होता है, लोग आइसोलेशन में चले जाते हैं, ठीक है। उसमें सोशल आइसोलेशन में क्या होता है कि हमारा परिवार में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। मैं एक पेरेंट हूँ, बच्चे छोटे हैं, मैं उनके साथ टाइम नहीं दे पाता हूँ। चलते फिरते कह रहा हूँ बेटा पढ़ लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, चलते फिरते, लेकिन आमने सामने बैठ के तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आज तुमने क्या खेला, आज तुमने क्या खाया, तुम्हें स्कूल में क्या क्या दिक्कतें हैं, तुम्हें क्या चीज़ पसंद आती है, एक प्रोडक्टिव टाइम, एक क्वालिटी टाइम, बेशक चाहे वो आधे घंटे का हो, वो नहीं दे पाते। जब आप बच्चों को चलते फिरते हैं, ये बच्चों के केस की बात कर रहा हूँ कि बच्चों में सुसाइड 15 से 20 साल की उम्र तक में सुसाइड रेट बहुत हाई होता है। 15 से 30 साल की 30 साल की उम्र तक में भी सुसाइड रेट बहुत हाई होता है। ये सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ है इस एज ग्रुप में WHO के अनुसार। तो अगर हम ये बॉन्डिंग पेरेंट्स की स्ट्रॉन्ग करें और उनको समझाएं कि देखो बच्चों की बातों को सीरियसली लेना है और उनसे ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, बेवजह उनको प्रेशर नहीं डालना है, उनकी व्यथाओं को समझना है, ना कि उन पर प्रेशर बनाना है, उनसे डिस्कशन करना है, ना कि उनको कमांड देना है। इस तरह का माहौल चूँकि आजकल बहुत कम होता जा रहा है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है जिससे कि वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा सकें। वो ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं और वो कमाने के चक्कर में अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। उनको लगता है वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वो गलत है जी। घर बैठे या फिर जॉब के साथ अगर आप अलग से पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो आज ही ब्रेनवेव साथी के साथ जुड़िए। जैसे सर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि जैसे आपने बताया WHO का जो है ये, तो जैसे 15-16 साल तक का जो बच्चा होता है वो एक स्कूलिंग लाइफ में होता है। तो अभी तो वो जब स्कूल से आ रहा था तो अपने शूज़, अपने सॉक्स, अपने बैग कहीं भी ऐसे उसे फेंक दिए, तो मम्मी भी उसको भाई उठा के रख लिया करो, इसको सही से रखते हैं कहते थे, लेकिन ज़्यादा उस पर एक्शन नहीं लेते थे। लेकिन जैसे ही 15-16 साल के बाद बच्चा कॉलेज लाइफ में आता है तब, और वो तब ऐसी हरकत करता है, अगर कुछ ऐसा करता है कि बैग इधर रखा, तब उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता है।
अब जो एक्शन लिया गया कि भाई तुम इतने बड़े हो गए, तुम समझ नहीं पा रहे, तुम कर नहीं पा रहे, तुम कब करोगे ज़िंदगी में, कुछ ऐसे कुछ व्यंग जो आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं कि भाई मुझे ही कहती रहती है, मुझे ही टोकते रहते हैं लोग, मुझसे ही कहते रहते हैं। तो जो सुसाइडल रेट इस एज ग्रुप पे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर्स कि जो बार बार उसकी पेरेंटिंग में कहीं जो पेरेंट्स कुछ टोक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट डालता है बच्चे के दिमाग पर। बिल्कुल, इसमें 2 चीज़ें और ऐड करूँगा मैं जी। इस एज ग्रुप के बच्चों की 2-3 चीज़ें खास होती हैं जी। इस एज ग्रुप में बच्चा इम्पल्सिव होता है जी। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि दिमाग मैच्योर नहीं होता है जी। और बच्चे इम्पल्सिव होते हैं जी। अचानक से एक्शन ले लिया, ठीक है। सहनशीलता कम होती है जो कि उम्र के साथ आती है। जो पेरेंट होता है, जो आपने एग्जाम्पल दिया, वो अपने एंगल से देख रहा होता है कि इसने क्यों नहीं किया, ये तो उसे आना चाहिए, बट वो ये नहीं समझ पाते कि ये इस एज में डेवलप ही नहीं हुआ है तो आएगा कैसे। आपकी सोच तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लगेगा। जब वो खुद ब खुद उस एज में आएगा तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा। आप उसे गाइड करो कि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे कर लो तो बेहतर है। ये नहीं कि आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दिया, कमेंटबाजी शुरू कर दी, उसकी तुलना करना शुरू कर दिया कि देखो वो बच्चा कितना अच्छा है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, तुम ऐसे है। तो उससे क्या होगा, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी, आत्मग्लानि आ जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और जब इस तरह की चीज़ें लगातार चलती रहेंगी तो कुछ चीज़ें स्कूल में भी ऐड होंगी, स्कूल में भी कंप्लेंट्स आएंगे, फिर कहीं दोस्तों से भी कुछ झगड़ा हो सकता है, फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं कि मुझे ये मिल नहीं रहा। तो ऐसे जब बहुत सारी प्रक्रियाएं एक साथ जुड़ती चली जाती हैं तो अल्टीमेटली बच्चा डिप्रेशन में जाके उसे लगता है कि सुसाइड कर लेना ही अच्छा है। मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, मुझे तो कोई चाहता ही नहीं है। हाँ, तो सर मेन ये हुआ कि अगर कोई बंदे को हम ये चाहते हैं कि यार सुसाइडल अटेम्प्ट ना करें, तो उसके लिए हमें अपनी फैमिली के अंदर बॉन्डिंग बढ़ा लें, एक प्रेम बढ़ा लें, बातचीत करने का व्यवहार बदल लें, है ना। सिर्फ सुसाइड के लिए नहीं, डिप्रेशन के लिए भी, डिप्रेशन के लिए, जी बिल्कुल। फैमिली सपोर्ट, एनवायरमेंटल सपोर्ट, चाहे वो पेरेंट्स का हो, नाना नानी, दादा दादी, चाचा ताऊ, किसी का भी हो, स्पेशली हस्बैंड वाइफ का तो मैंडेटरी है, बहुत ही मैंडेटरी है कि वो सपोर्ट, उसको चारों तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, पॉजिटिव सपोर्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे से सपोर्ट कोई मायने नहीं रखता, फोन दे देना सपोर्ट कोई मायने नहीं रखता, जब तक उसका मॉरल सपोर्ट नहीं दोगे, जब तक उसे ऐसा लगेगा नहीं कि जब मैं ऐसी परिस्थिति में आऊँगा, जब मैं फेल हो जाऊँगा, बाई चांस मैं फेल हो गया, मेरे 0 नंबर आए, तो मुझे कोई सपोर्ट करने वाला मिलेगा, वो आपसे कभी जुड़ेगा नहीं, वो आपसे कटने लगेगा। मतलब हमें बच्चों को फेलियर भी सिखाना है कि बेटे हर बार ये पॉजिटिव नहीं कि फेलियर भी कोई चीज़ होती है, इसके बारे में भी उनको जानकारी देनी है। बिल्कुल, और उससे लड़ने के तरीके सिखाने हैं। फेल हो गए कोई बात नहीं, आगे फिर ट्राई करते हैं और अच्छा ट्राई करेंगे। बहुत से पेरेंट्स सर जैसे कि भाई मैंने तेरी फीस पे 3 लाख रुपए खर्च करे और तूने यार ये मार्क्स लाया है, तो ये कोई बिजनेस तो हो नहीं रहा कि भाई, है ना, कि ये तो बच्चा है, आफ्टर ऑल तो खर्च करना ही है आपको। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के अंदर ये चीज़ भी इम्पैक्ट आ जाती है कि जो पेरेंट्स बोल देते हैं कि यार पूरी खर्चे तुम्हारी पढ़ाई पे 3 लाख रुपए खर्च करें, साल के 5 लाख, तुम कर क्या पा रहे हो, तुम तो फेल हो गए, तुम तो कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये क्या है, वो उसमें बड़ा भावुक, मतलब बच्चा अपने को बड़ा मतलब इस तरह ग्लानि करने लगता जी, और वो कहता है कि यार मैं तो इनका 5 लाख रुपए उतारूं कैसे, पहले सबसे पहले वो इस डिप्रेशन में आ जाता है। वो ये डिप्रेशन, हाँ, ये चीज़ वो तब सोचेगा जब वो बड़ा हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो उसे पेरेंट्स से प्यार नहीं रहेगा, वो सोचेगा यार मेरे ऊपर तो इनका बर्डन है, इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है, मुझे किसी तरह उतारने हैं। फिर जब वो अपनी लाइफ में जाएगा तो उस पैसे को रिकवर करने के लिए वो कुछ गलत स्टेप्स ले सकता है, वो क्राइम की तरफ जा सकता है, और वो नहीं कर पाया एक्सपेक्टेशन मीट, कहीं से पैसा नहीं आया, कुछ भी नहीं कर पाया, फेलियर होते चलेगा रिपीटेड बाय चांस, तो फिर वो सुसाइड की तरफ जाता है या नशे की तरफ जाता है। तो सर मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी, मतलब जब एक मैच्योर्ड स्टेट पे आता है कोई भी पर्सन, तो वो कुछ भी अगर गलत कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसकी पेरेंटिंग पर जरूर असर दिखता है। बिल्कुल, पेरेंटिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है कि पेरेंटिंग के मारे ही वो कहीं कि भाई अगर फादर बार बार ये कह रहे थे कि यार मैं तेरी पढ़ाई पे 5 लाख खर्च कर दिया और तू पढ़ नहीं पा रहा, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं गलत स्टेप उठाता है, जिसकी वजह से कि पहले पैसा कमा लूँ, तो उसके वो गलत रास्ते भी होते हैं, जिससे सोसाइटी भी खराब होती है ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके बनस्पत हमें उनको ये समझाना चाहिए, बेटा जब तू कभी फेल हो जाए तो मेरे पास आ, मुझे बैठ और मुझे समझा कि कैसे हो गया है ये सब,
और कुछ अपने फेलियर एक्सपीरियंस भी हमें बच्चों के साथ शेयर करने चाहिए, जिससे बच्चों को लगे कि पापा भी फेल हुए थे। ऐसा नहीं हर बार, क्योंकि पेरेंट्स क्या कहते हैं, अपनी तारीफ ही बताते हैं कि अपनी कभी गलतियां नहीं बताते कि मैंने ऐसा करा था। तो जिससे बच्चा क्या सोचता है कि यार हमारे पापा तो या मम्मी तो कुछ गलत करते ही नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब वो अंदर ग्रस्त रहता है। जो पेरेंट्स एग्जाम्पल लेते हैं, देखो वो कितना बढ़िया है, वो कितना बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, तो उसे लगता है संसार में सबसे बुरा तो मैं ही हूँ, सबसे बुरा मैं ही हूँ, मेरे साथ कोई है ही नहीं। तो या तो बड़े होकर वो नशे की तरफ चला जाएगा या क्राइम की तरफ चला तो जाएगा। इसी वजह से जो रेशो है, शायद मेरे हिसाब से जो 15 से 30 साल तक का जो रेशो, हाई रेशो है, वो यही कारण हो सकता है। क्योंकि बच्चा मैच्योर तो है नहीं, और पेरेंट्स मैच्योर थे, तो वो अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से उस बच्चे के ऊपर पूरा फोकस डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। कि इस किसी तरीके से उसके दिमाग के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो जाए चीज़, और ये जिंदगी में, दुनिया में हर कुछ काम बढ़िया ही करे। वो माँ बाप के नजरिए सोचते हैं, जो पॉसिबल नहीं जो है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर आदमी यूनिक है इस दुनिया में। इसीलिए ये रेट इतना हाई है कि आप सोचो पूरी दुनिया में हर 40 सेकंड पे एक सुसाइड हो रहा है। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर रिपोर्ट देखें, जो इंडिया का डाटा है, उसमें सुसाइड रेट जो है वो 12.5% है। मतलब 1 लाख लोगों पे 12 पॉइंट, आप मोटा मोटा 13 मान लो, 1 लाख लोगों पे प्रतिदिन 13 लोग सुसाइड करते हैं। अच्छा सर, जैसे कभी ये पहले अखबारों में बहुत आता है कि भाई कोई, मतलब किसी स्कूल का रिजल्ट आया, वो हाई स्कूल, इंटर, इन सब के जो, तो इस बच्चे ने मार्क्स कमाने की वजह से सुसाइड कर लिया। तो ये भी कि उन्होंने कोई फेलियर सीखा ही नहीं है ना, इसी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पेरेंटिंग की वजह। बिल्कुल, वो इम्पल्सिव डिसीजन उसने लिया कि मैं सबसे बुरा हूँ, मुझसे कुछ होगा नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट कर दिया, आत्मग्लानि से शिकार हो गया, और उसने ये स्टेप ले लिया बजाय कि मुझे डांट पड़े और लोग मेरी मजाक बनाएं और मैं अपने आप को बहुत बुरा महसूस करूं, इससे बढ़िया मैं मर जाता हूं, क्योंकि वो आसान तरीका है। इसमें रोल मॉडलिंग का बहुत बड़ा फ़र्क है मीडिया का। अगर, क्योंकि मीडिया अक्सर हमें दिखाता है, अब सुशांत मर्डर केस हो गया या सुसाइड केस हो गया, आप इन चीज़ों को जितना ज़्यादा पब्लिश करोगे, आपने ये नहीं बताया अगर बीमारी थी तो भैया उसका इलाज कराना था, अगर वो एडिक्शन में था वो, तो कोई बात नहीं, उसका इलाज कराते वो सही हो जाता। इससे क्या होता है, जब छोटे बच्चे जिनका नाजुक दिमाग होता है वो इन चीज़ों को सीख लेते हैं, सुसाइड एक तरीका है, सुसाइड एक तरीका है, सुसाइड एक तरीका है। आप इसको जितना ज़्यादा पब्लिश करोगे, लोग रोल मॉडलिंग कर लेंगे उस चीज़ की। अगर आप स्टार्स पे फोकस करोगे और उनको दिखाओगे ये सुसाइड करते हैं, तो जो छोटा बच्चा है वो उसको सीख लेगा कि ये तो बहुत बड़े लोग हैं, बचने के लिए सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी तो जैसे मैंने आपको परसेंटेज में बताया 12%, बट अगर आप ये देखो, फिगर देखो, एक राउंड फिगर देखो, तो लगभग 400 सुसाइड रोज हो रहे हैं। 400, ये WHO में सर? हाँ, 400 सुसाइड इंडिया की फिगर है। हाँ, 400 सुसाइड डेली प्रतिदिन इस कंट्री में होते हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से लोगे तो 12.5-13%, 1 लाख पॉपुलेशन पे। नहीं, 1 लाख। अच्छा, 1 लाख। हाँ। तो सर, और सर इसके पीछे, जैसे हमें अगर बात करें कि भाई पेरेंटिंग की हमने बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स कोई चाहेगा तो नहीं कि भाई मैं अपने बच्चे को बुरा कुछ सिखाऊं, वो तो अच्छे से अच्छा सिखाना चाहेगा, लेकिन सर वो क्या गलतियां ऐसी करते होंगे जो बच्चे के दिमाग पे इम्पैक्ट हो जाता होगा। जैसे अभी आपने बताया कि जो है भाई उसको टोक रहे हैं बार बार बच्चे को कि भाई तेरे मार्क्स कम आए, फेलियर के बारे में चीज़ें नहीं बताई, या बार बार सुसाइड की बातें कर रहे हैं अपने घर पे, कुछ ऐसी बात, निगेटिव बात कर रहे हैं जो बच्चे के दिमाग पे एक मतलब पैटर्न्स क्रिएट कर रही है, जो उससे सबसे ईजीएस्ट वे लग रहा है। जैसे दिमाग का भी यही काम है कि जो सबसे सरल चीज़ है, सरल काम है, उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करता है। तो इसी तरीके से बच्चे ने भी एक कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस बना लिया कि भाई कुछ नहीं कर पाए तो सुसाइड अटैम्प्ट कर लूँगा। तो सर इसके लिए पेरेंट्स को क्या जागरूकता करनी चाहिए, क्या इस पर करना चाहिए जो अपने बच्चे को एक मजबूत बच्चा बनाए? सबसे पहले उनको नेगेटिव इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स, मतलब जैसे कोई ऐसी परिस्थितियाँ जो विषम हो, जिससे लड़ने में बच्चा असमर्थ हो, उससे लड़ने के लिए उनको तैयार करना भी पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनकी कोपिंग स्किल्स, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनको भी शार्प करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। आज का स्कूल इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। तो इनको सिखाना, फेलियर को सिखाना और उन लक्षणों को पहचानना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लक्षण मैंने जैसे आपको बताए थे, वो खाना बंद कर दिया उसने, घूमना बंद कर दिया, उनको पहचानना, और अगर ज़रूरत है तो तुरंत से तुरंत उनको साइकियाट्रिस्ट, हाँ, एक कंसल्टेशन दिलवाना, ओपिनियन दिलवाना कि ऐसा क्या हो गया कि इस तरह से कर रहा है, बजाय कि आप उसको घर पे बैठ के देखते रहो और एंड रिजल्ट
एंड में जाके ये निकले कि वो बच्चा सुसाइड कर ले। अच्छा सर, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जैसे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ करना, उनको ज़्यादा एक्सेस करने से भी कुछ ये सुसाइडल अटैम्प्ट्स होते हैं। मतलब इसके पीछे मेरे भी एक मतलब रीज़न है मेरे पास, मतलब जो मेरा दिमाग कहता है कि शायद जैसे क्योंकि हर आदमी आज की तारीख में एक फेक लाइफ में बिलीव कर रहा है। जैसे दो लाइफ जी रहा है, एक तो उसकी रियल लाइफ है जो है और सेकंड फेक लाइफ है। जैसे किसी ने अपनी पोस्ट डाली कि यार ये घूमने गए, इसने ये वाली गाड़ी खरीदी, इसने ये करा, तो हमेशा वो एक फेक लाइफ शुरू कर देता है कि मैं भी ऐसा कर रहा हूँ और मैं वो दिखाना चाहता है कि यार मैं ये कर रहा हूँ, और चाहे उस पर कुछ होता नहीं लेकिन वो कहता है मैं कर रहा हूँ। तो वो जो होता नहीं और कर रहा है, इसके पीछे बड़ा एक कहीं बर्डन, कहीं कुछ अपने दिमाग पे छोड़ता है और अपनी फैमिली पे भी छोड़ता है, और बार बार किसी चीज़ को स्क्रॉल कर रहा है, बार बार देख रहा है, एक्सेस टाइम आ रहा है, तो लोग अपनी अच्छे मूवमेंट को ही शेयर करते हैं। अगर मान ली मैं किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ डालता हूँ तो वो मैं अपने अच्छे अपनी जिससे मेरे इमोशंस क्रिएट है वो वाली चीज़ डालता हूँ जो मुझे अच्छा दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वो दूसरे को भी अच्छा ना लगे, है ना, वो तो उसका रीज़न है। तो कहीं ना कहीं वो जब मैंने अपनी अच्छे के लिए तो मैंने डाला, लेकिन जब उसको किसी व्यूअर ने देखा तो वो हो सकता है उससे अपने को कोरिलेट कर रहा है। अब जब अपने को कोरिलेट कर रहा है तो कहीं कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो एक इम्पैक्ट डाल रहा है कि यार ये मैं नहीं कर पाया या मैं भी ऐसा कर लेता, तो उसके पास एक गतिविधि उसके दिमाग में चालू हो गई जिसको लिए वो हर हद तक जा सकता है। और कभी कभार अगर नहीं जा पाया, उसने फेलियर होना नहीं सीखा है, तो वो शायद सुसाइड भी अटेम्प्ट करे। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे आप इंटरनेट एडिक्शन का एग्जाम्पल लो जी, मीडिया एक तरह से हो गया हो। अब इंटरनेट एडिक्शन में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कोपिंग स्किल्स को शार्पन करना, अपने चीज़ों को, अपने आप को इस तरह इस लायक बनाना कि हम चीज़ों से लड़ पाएँ। ये तभी संभव है जब हम रियल लाइफ में जिएँ। रियल लाइफ मतलब क्या हो गया, लोगों में बैठना, घुलना मिलना, यारों दोस्तों से मिलना, उनके साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा करना, थोड़ा प्यार करना, थोड़ा उससे सीखना, थोड़ा उसको सिखाना। ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने साथ के एज ग्रुप के बच्चों के साथ मिले बैठे हैं। इंटरनेट एडिक्शन ने क्या किया, बच्चों को सोशल आइसोलेशन में डाल दिया। वो किसी से मिलते जुलते नहीं, उनको फेक लाइफ दिखती है, वीडियो गेम खेलना, उसमें जीत गए, उसमें हार गए। अगर बीच में आपने, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे गेम्स थे जिसके कारण सुसाइड किया, तो वो क्या था, वो प्रमोट करता था कि अगर तुम हार गए तो तुम सुसाइड करो जी। तो बच्चों के दिमाग पे इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया उसको देख के। इंटरनेट को कितना भी आप देख लो, इंटरनेट सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आपको मैच्योर नहीं बना सकता जी, है ना। तो सोशल आइसोलेशन होना और उसके साथ में इंटरनेट का होना, ये समझ लो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है सुसाइड के लिए। क्योंकि सर सभी मोबाइल एक ऐसा एडिक्शन हो गया है जिसकी वजह से फैमिलियों में तो ख़त्म, मोबाइल ज़्यादा है, मोबाइल ही एक फैमिली हो गई है। नीड है उसकी, जैसे आज की तारीख में तो ऑनलाइन है सारी चीज़ें, लेकिन नीड है, लेकिन उसको एक प्रिस्क्राइब टाइम के लिए ही करना, यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल जी। अब जैसे सुसाइड की पर्टिकुलर बात करें तो उसके मेजर रिस्क फैक्टर क्या हैं, इसी चीज़ से निकल के आएंगे। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो 80-90% कंट्रीब्यूट करता है वो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मानसिक समस्याएं। दूसरा फैक्टर क्या है, पुअर कोपिंग स्किल्स। पुअर कोपिंग स्किल्स का मतलब क्या हुआ, चीज़ों को संभालने की क्षमता ना होना। थर्ड क्या है, जेनेटिक। जेनेटिक में क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी ने सुसाइड किया है तो बायोलॉजिकली आपके अंदर ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि आप सुसाइड के बहुत प्रोन हो जाते हो। फोर्थ क्या है, पर्सनैलिटी। हर आदमी की एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है। कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो बहुत इंपल्सिव होती हैं, एकदम से निर्णय ले लेती हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। कभी वो अच्छा भी हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है। तो पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स भी अपने आप में बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी इतनी शांत हो कि कुछ भी आ जाए मैं सुसाइड ना करूं उसी परिस्थिति में, बट दूसरी पर्सनैलिटी का आदमी उसी परिस्थिति में सुसाइड कर लेगा क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो सिर्फ लक्षणों को पहचानना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कभी कभार बच्चे का पर्सनैलिटी असेसमेंट भी ज़रूरी है जी, कि आप देखें, आप जाने कि उसकी भैया पर्सनैलिटी कैसी है, किस व्यक्तित्व का वो व्यक्ति है, वो आगे जाके कैसे बनेगा। और अगर आपको उसमें गड़बड़ लगती है तो आप उसको पहले से सुधारें जी। और वो उम्र होती है 16 से 18 साल, इस पे आप जितना बच्चे पे वर्क कर सकते हो उतना करना चाहिए, जिससे कि जो उसकी कमियां हैं उसको वहीं की वहीं दूर कर दिया जाए, उसको मॉडिफाई कर दिया जाए, जिससे आगे ऐसी नौबत ना आए कि बच्चा सुसाइड करे। ठीक है, तो ये 4 बहुत बेसिक कारण हैं।
मेन सबसे बड़ा सा कारण मुझे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही लग रहा है कि जो नहीं, सबसे बड़ा कारण मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के साथ में दरअसल जुड़ा हुआ है वो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, और उसी से जुड़ा हुआ है पर्सनैलिटी। है ना, ये तीनों चीज़ें आपस में बहुत अलग अलग नहीं है, आपस की ही है। मेंटल हेल्थ में ही पर्सनैलिटी भी आती है, कोपिंग स्किल भी आती है, तो सब आपस में जुड़ा हुआ है। एक और कारण एडिक्शन। अगर आप और गौर से देखो तो दरअसल एडिक्शन, नशा भी सुसाइड के साथ जुड़ा हुआ है, और नशा खुद भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जी। जैसे क्रोनिक जो होता है, जैसे क्रोनिक एल्कोहलिक जी, क्रोनिक एल्कोहलिक है तो वो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर तो खत्म बिल्कुल। ऐसे स्मैक वाले, गांजे वाले, कुछ समझ में नहीं आता उनको तो सुसाइड, जब वो जिंदगी में नहीं जी रहे तो उनको जिंदगी होने या नहीं होने का कोई फर्क ही नहीं होता, बहुत आसानी से सुसाइड कर लेते हैं, बहुत आसानी से। तो ये बहुत बड़े बड़े रिस्क फैक्टर हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करो, इन मोटे फैक्टर्स को ही पहचान लो कि इसकी पर्सनैलिटी में एरर है, ये कुछ अजीब सा है, किसी को डिप्रेशन की तरफ जाता लग रहा है, उसको देख लो, कोई नशे की तरफ जाता लग रहा है, उसको देख लो, किसी में बहुत पुअर फ्रस्ट्रेशन है और कोपिंग स्किल बहुत पुअर है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाता है, उसको ले लो। अगर आप मेजर घर पे बैठे इन 4 चीज़ों के थोड़ा सा भी ज्ञान ले लो, उसको टाइम पे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट किसी भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन के पास ले जाओ, तो वो सारी चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है। और सर उससे पहले मतलब किसी भी प्रोफेशनल राय से पहले सबसे पहले तो अपने फैमिली में मेल मिलाप हो जाना चाहिए, बिल्कुल, है ना, कि मतलब बैठ के बात करें, उसको इमोशनल इमोशनल पावर देनी चाहिए, जिससे वो बच्चा या बड़ा जो है वो बूस्टअप हो, अकेला महसूस ना करे। क्योंकि जब अकेला महसूस करेगा कि मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, तभी वो किसी भी निर्णय की तरफ पहुंचेगा जब फैमिली मेंबर कराए। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई सपोर्टिव है तो वो फैमिली होती है। हाँ, सपोज है ना, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम दोनों बैठे हैं, हम एक फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, आप बिजनेस करते हो और मैं कहीं कुछ डॉक्टरी करता हूँ। अगर हम एक घर में रहते हो और हम में मेल मिलाप नहीं है, आप किसी कारण में फंस गए हो, आपको किसी ने ब्लैकमेल कर लिया है, या आप धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन की वजह से, इरिटेशन की, वर्कलोड की वजह से नशे की तरफ जा रहे हो, और आपको मुझसे बोलने को ना मिले क्योंकि हम में आपस में इतनी बात नहीं होती है, तो शायद आपकी ये वाली समस्याएं आगे चल के बीमारी में बदल जाएंगी। और यदि हम इतने क्लोज होते कि ये वाली चीज़ आप मुझसे रखते हैं कि देखो मुझे ये हो रहा है, मुझे टेंशन बहुत रहती है आजकल, कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं नींद नहीं आती, मुझे परेशानी होती है, हो सकता है मैं आपको एक राय देता और आपकी मदद करता और आपको बचा लेता पहले ही, उन चीज़ों में जाने से पहले। क्योंकि ये मानसिक बीमारियां एक बार ऐसी हैं कि बन गई तो दिमाग पे ज़रूर असर छोड़ के जाएंगी, बेशक आप उसको कितना ही ठीक कर लो, जब तक आप उसको साइकोलॉजी को बूस्टअप नहीं करोगे फैमिली सपोर्ट से, तब तक वो पूरी तरह सॉल्व नहीं होंगी। मतलब फैमिली बूस्टर बहुत ज़रूरी है, बड़ी डोज है ये फैमिली बूस्टर। हाँ, सुसाइड को बचाने के लिए। तो दोस्तों आपने सुना सर ने कितनी अच्छी चीज़ बताई, और जिस तरीके से आपने देखा किसी भी एक सुसाइडल अटेम्प्ट के पीछे फैमिली का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो आज ही हमको संकल्प लेना है, हमारा इस शो के माध्यम से, इस एजुकेशन सीरीज़ के माध्यम से यही एक संकल्प है कि हम हर फैमिली को, इस सोसाइटी की हर फैमिली को ये बता पाएँ कि वो अपना समय अपनी फैमिली को दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम अपने साथ बिताएं, जितने भी सोशल मीडिया गैजेट्स इनका एक लिमिटेड टाइम बनाएं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो ही हमारे बच्चे सीख रहे हैं, और जो बच्चे सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उनके ब्रेन पर आ रहा है। जैसे WHO की रिपोर्ट में अभी सर ने बताया कि वो भी ये कहती है कि 15 से 30 साल तक के लोग सबसे ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। और अगर आप थोड़े दिमाग से सोचें, थोड़ा डीप में जाके सोचें कि 15 से 30 साल के लोग ही क्यों सुसाइड कर रहे हैं, तो इनके पीछे जो रीज़न आएगा आपके समझ में वो यही आएगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पेरेंट्स से, अपने घर में, अपनी फैमिली से ही कुछ सीखा है। तो ये इम्पैक्ट बच्चों को मजबूत बनाने की तरफ आगे बढ़िए, मत लाइए कुछ भी ऐसा, अपना सोशल मीडिया का टाइम बनाइए, हर टाइम मोबाइल नहीं देखना है, ये संकल्प लेना है, और कोशिश करनी है कि जितना प्रोडक्टिव टाइम हम अपने फैमिली के साथ बैठ सकें, बातें कर सकें, उन बच्चों को, बड़ों को, सबको समझ सकें। अगर कोई फैमिली में अर्निंग नहीं कर पा रहा, कोई फैमिली में डिमोरलाइज हो रहा है, मतलब वो उठ नहीं पा रहा, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको अपना प्रॉपर केयर और प्रॉपर लव सपोर्ट दीजिए उसको आगे बढ़ने के लिए, और उसके बाद किसी प्रोफेशनल गाइडेंस पर आप जा सकते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अच्छा सर, एक जैसे लोग सोसाइटल ये सुसाइड बॉम्बर जो होते हैं, जो ये कि भाई आत्मघाती हमला, अपने ऊपर बम लगा लिए और उड़ा दी जगह, ये भी तो सर कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस का पार्ट हो गया, या क्या है ये टाइप ऑफ सुसाइड है। अच्छा, इसे कहते हैं एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। अच्छा,
इसमें क्या होता है कि इन लोगों को सोशल आइसोलेशन में जाना, सुसाइड के लिए अगर आपको कोई तैयार करे और आप बिल्कुल नॉर्मल हो तो आप तैयार हो जाओगे क्या कभी? नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं होगे। जी। लेकिन ये सुसाइड बॉम्बिंग या अपने आप को उड़ा देना, जी। टेररिस्ट ग्रुप के जो लोग होते हैं या आर्मी के लोग, राइट, फ्रंट पे लड़ाई हो रही है, उसे पता है मैं सामने जाके मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी जाके वो बम उठा लेता है और कहीं दूर फेंकने की कोशिश करता है। सामने से गोली चल रही है, सामने खड़ा है जी। उसे पता है मैं मर जाऊंगा जी। तो आप बहुत अच्छा सवाल ये है, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक तो ये भी क्या सुसाइड की कैटेगरी में आया? जी। ये एक तरह का सुसाइड है जी। बट इसको कहते हैं एल्ट्रुस्टिक सुसाइड। अच्छा। ये एक तरह का सुसाइड सेक्रीफाइस माना जाता है और इस सेक्रीफाइस की ट्रेनिंग इन लोगों को दी जाती है। अच्छा। उनको तैयार किया जाता है एक बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में डाल के, स्ट्रेस में डाल के, सोशल आइसोलेशन में रख के, उनको धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करके उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है जी। कि जब तुम ऐसा करोगे और अपने आप को अगर तुम इसमें शहीद हो जाते हो या मर जाते हो या अपने आप को जाके कहीं उड़ा लेते हो बम को जाके जिससे और लोग मर जाएं, तो ये एक बहुत अच्छा काम है। तो ये एक ऑल्ट्रुस्टिक सुसाइड कहते हैं इसको। इसमें डिप्रेशन का पार्ट नहीं आता। अच्छा। इसमें आप ये मानो कि एक तरह की ब्रेन वॉशिंग हो गई। अच्छा। इसमें मरने के बाद भी लोग अपने आप को, जी, मतलब उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई तुम कुछ अच्छा करोगे। ये जैसे चंद्रशेखर आज़ाद एग्जाम्पल, तो क्या आप ये कहोगे उन्होंने सुसाइड किया? नहीं, उन्होंने खुद अपने आप को, उसमें डिप्रेशन का पार्ट था क्या? नहीं, क्योंकि वो अल्ट्रुस्टिक सुसाइड था। नए जीवन को में जाने के लिए और अपने इस जीवन को बहुत ग्लोरियस करने के लिए, मतलब एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत बड़े रीज़न को अंजाम देने के लिए जिससे उनका खुद का भला हो और उससे ज़्यादा सोसाइटी का भला हो जी। इस तरह से उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। उनको समझाया जाता है कि अल्ट्रुस्टिक सुसाइड मतलब सोसाइटी की हेल्प के लिए अपने आप को मारना जी। वो अल्ट्रुस्टिक सुसाइड होता है। ये डिप्रेशन के पार्ट से अलग हो गया। अच्छा सर, ये जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं ये क्या होते हैं सर? इसमें क्या देखिए, नेशनल अवेयरनेस होती है इसमें भी बहुत? बिल्कुल नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भारत सरकार का प्रोग्राम है। मैं उसका पार्ट भी रहा हूँ जी। और रिसेंटली जो हमने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को रिवाइज़ किया था जी, तो हमने सुसाइड को बहुत फोकस किया और उसमें इस चीज़ को रिकग्नाइज करके एक नेशनल मेंटल हेल्थ लाइन पे सुसाइड हेल्पलाइन बनाई। जिन जिन स्टेट्स ने इनको अडॉप्ट किया, बहुत हर स्टेट के अंदर ज़िले हैं जी, उन ज़िलों के जो सीएमओ हैं, जिन लोगों ने अपने शहर के अंदर, जैसे हमारे यहाँ हमारे मुरादाबाद में हमारे सीएमओ ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को अडॉप्ट कर रखा है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम को अडॉप्ट कर रखा है, ले रखा है, वो वहाँ काम करता है। तो उसके अंदर सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्पलाइंस दे रखी हैं कि आपको कभी भी 24 घंटे कभी भी कोई भी दिक्कत हो, इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप इस हेल्पलाइन को, इस तरह की फीलिंग आए तो इस हेल्पलाइन पे कॉल करो, हमसे डिस्कस करो, एक बार बताओ हमें समस्या क्या है, क्यों करना चाह रहे हो। तो ये बहुत कारगर है। बट इसका सेट, मेरे पास खुद हेल्पलाइन है, बट दुख की बात यह है लोग उस पर कॉल नहीं करते सर। अवेयर भी नहीं है ना? अवेयर भी नहीं है और बचना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे। वो ये नहीं समझते कि हर बीमारी पागलपन नहीं होती मानसिक रोग की। डिप्रेशन भी एक मानसिक रोग है और अत्यंत ही सबको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो अगर ऐसा उनको फीलिंग आ रही है तो एक्सप्रेस कर दें। और करना क्या है, सिर्फ एक फ़ोन करना है, राय लेनी है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना जो सर ने बताया कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो भारत सरकार की बड़ी अच्छी पहल है, उसको बहुत सारे स्टेट्स अडॉप्ट करते हैं। तो आप उस पर बात कर सकते हैं, उनके फ़ोन नंबर्स पे बात कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की पहल है, गवर्नमेंट की विदाउट चार्जेबल, कोई पैसा नहीं देना और आप अपने आप खुद भी बात कर सकते हैं। तो इसमें ना तो हमें कुछ शर्माना है, ना कुछ ऐसी झिझक आनी चाहिए कि यार ये मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, किसी के थ्रू पूछ रहा हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ पर डायरेक्ट बात करके सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पहल है उसका फ़ायदा भी आपको उठाना चाहिए।
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शो को देखा और चीज़ों को समझी। जो इस शो के द्वारा हम एक अवेयरनेस करना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच पाए। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सर शो पे आए, सर ने समय निकाला और सर ने इतनी ज्ञान की बातें बताई। और इसी के साथ साथ जो इस सुसाइड के जो रूट कॉज आपने समझे, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो सर की नेक्स्ट वीडियोस डिप्रेशन पे है, तो वो बहुत जल्द आने वाली है। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका सर का, सर शो पे।